गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है और इसकी कुछ साइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तकरीबन 7 या 8 प्लेसेस तो ऐसे हैं जो आपको तकरीबन कंठस्थ होने चाहिए, मतलब आपको एक एक बात पता होनी चाहिए उसके बारे में। तो मजबूरन मुझे कुछ वीडियोस बनानी पड़ रही हैं इसके लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी ऑफ फैक्ट रहे। वरना तो ये भी हो सकता था कि मैं बस ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया कराता और नेक्स्ट वैदिक एज की तरफ चल देता या किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपको क्लैरिटी हो कि ये सिविलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर कर सकें। तो आज की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। मतलब क्या होता है इनका? वो ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जिसे हम ढूंढते हैं, जिंदगी वो है जिसे हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? बहुत से लोग होते हैं जो भाग्यवादी होते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि ये मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट आप यकीन मानिए कि अगर आप कोशिश करेंगे, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वास्तव में आप सुधार सकते हैं। आप एक खूबसूरत स्वर्ग को का निर्माण कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ना है, और वो भी एनालिटिकली, यानी आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे कहीं इंटरव्यू फेस करना पड़ा, और मैं नहीं बताऊँगा कहाँ करना पड़ा, लेकिन मुझसे इंटरव्यूअर ने सिर्फ कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप धोलावीरा के बारे में 10 मिनट बोल दीजिए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यकीन मानिए कि मैं धोलावीरा के बारे में एक्चुअली पढ़ के ही गया था और मुझे क्लैरिटी थी फैक्ट की, और मैंने उसे बता दिया एंड ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड अबाउट मी। लेकिन सच बताइए, अगर धोलावीरा के अलावा वो मुझसे सुद का गेंडोर पूछ लेता तो आई वॉज ब्लैंक। तो बात यही है कि अगर आपके पास है ही नहीं कोई मैटर बताने के लिए तो आप बताएंगे क्या? हर क्वेश्चन पे आप डिनाई नहीं कर सकते। ओवर कॉन्फिडेंस से आप अचीव नहीं कर सकते। आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको नॉलेज होती है, और नॉलेज कब होती है आपको? जब आप पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। और पॉइंट है हमारा आज चन्हूदड़ो, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और चन्हूदड़ो की जो साइट है वो साइट सिंधु नदी के किनारे पर ही है। एक्चुअली जो आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से तकरीबन 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में ये साइट पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये साउथ ईस्ट में पड़ने वाली एक साइट है जो 130 किलोमीटर अपार्ट है। किससे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और इस स्थल के उत्खनन यानी एक्सकेवेशन का जो श्रेय है, क्रेडिट मिलता है, वो एनजी मजूमदार को मिलता है 1931 में। ठीक है। और इसको अच्छे से जो रिसर्च किया गया, देखिए फर्स्टली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को खोज लेते हैं, हमने कोई साइट ढूंढ ली, लेकिन उसका एक्सकेवेशन जो है यानी उसका जो उत्खनन है वो प्रॉपर मैनर में अभी नहीं हुआ होता। तो उसके लिए हम प्लान करते हैं और प्लान करके दोबारा से वहाँ पर उत्खनन होता है। तो ऐसा हुआ, और वो करने वाले थे अर्नेस्ट मेके। आप जानते हैं मैके के बारे में, 1935 में उन्होंने ऐसा किया। मैं बता चुका हूँ आपको कि आईवीसी और इंडियन वैली सिविलाइजेशन एक ही चीज़ होती है। तो ये ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको नगर दुर्ग यानी सीटाडेल नहीं मिलता है। तो ये आ सकता है, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है। तो मैके को यहाँ से एक इंडस्ट्री मिली है। कौन सी इंडस्ट्री मिली है भैया? कौन सा उद्योग धंधा था? जिसमें मन के यानी बीड्स बनाए जाते थे। बीड्स जानते हैं आप, जिससे माला बनाई जाती है। बीड्स बनाने के आज तो आप देखते ही होंगे कि आपने किसी चीज़ को गर्म किया, गर्म करके आपने उसको एक शेप दिया, शेप देने के बाद उसमें बीच में आपने उसमें एक छेद कर दिया यानी ड्रिल कर दिया उसको, और उससे फिर आपने एक गार्लैंड टाइप कुछ बना लिया है, एक माला बना ली है। तो ये आप जानते हैं कि ऐसा होता है। और बीड्स बनाने के जो आजकल के कारखाने हैं वो तो बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन वो
जो आज से इतने साल पहले ये साइट डेवलप हुई, वहाँ पे बीड्स का पूरा एक कारखाना देखने को मिला है। और मैं अभी वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में इसके बारे में मैं बताऊँगा, डिटेलिंग करूँगा आपको पूरी तरह से। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें अलंकृत यानी कि डेकोरेटेड हाथी की कलाकृति और सौंदर्य प्रसाधन की कुछ वस्तुएं, आप समझ सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन यानी कि वहाँ की जो नारियाँ थी वो भी श्रृंगार करती थी, और श्रृंगार में वो क्या इस्तेमाल करते थे, लिपस्टिक इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वहाँ से कुत्ते और बिल्ली के पद चिन्ह मिले, यानी पीछा करते हो, जैसे कि बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा हो, इस तरह के पद चिन्ह वहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, रटना नहीं। वक्राकार ईंटें मिली है, मतलब आप ये समझिए कि जो आपका स्थापत्य है उनका कितना खूबसूरत रहा होगा कि वो नॉर्मल ईंटें बनाते बनाते वक्राकार ईंटें भी बनाने लगे थे। गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ ऐसा तब होता है जब हम लोग मास्टरी अचीव कर लेते हैं। मास्टरी कैसे? मतलब खेल खेल में कोई काम कर देना, ठीक है ना? और चैंप्स ऐसे ही करते हैं और आप भी करेंगे। आई बिलीव कि आप लोग इस बार कंपटीशन क्रैक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मनकों से ही बनाई गई है। अब इसके बारे में पूरा डिटेलिंग मैं करूँगा आपसे कि स्टेराइट जो होता है, जैसे आप बोलते हैं ना सोप स्टोन, तो उसको ईजिली आप ये शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे डेवलप की गई कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही आपको एक थोड़ा सा, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपको मैप में दिखा रहा हूँ और इस मैप में आपको ढूंढना है चनहूदड़ो को। चनहूदड़ो कहाँ है? चनहूदड़ो यहाँ पर है, ये देखिए, ये चनहूदड़ो है। और ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे, यानी कि इंडस रिवर के किनारे। ये देखिए इंडस आ रही है इधर से, ये आ रही है इंडस। ठीक है, ये इसका पाथ है। इज इट क्लियर? चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो धोलावीरा है। धोलावीरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल जाता है धोलावीरा के बारे में। और धोलावीरा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इम्पॉर्टेंट बात है कि इस सभ्यता में आपको क्या मिला है, सॉरी सभ्यता कह रहा हूँ, इस प्लेस पर आपको क्या मिला है। हड़प्पा सभ्यता का यह मुख्य स्थल है जिसमें नगर 3 भागों में बटा है। आप जानते हैं हमने बात की थी नगर दुर्ग के बारे में, हमने बात की थी निचला नगर के बारे में। 2 पार्ट्स में कोई भी नगर बटा होता था। मान लीजिए कि ये आपका प्लेस है, कोई साइट है, साइट में एक हिस्सा आपको पता है ये हिस्सा ऊंचा होता था, और ये जो ऊंचा हिस्सा होता था इसको सिटाडेल या नगर दुर्ग कहते थे, और दूसरा हिस्सा जो नीचे होता था इसको निचला नगर कहते हैं। ये कॉमनर्स के लिए होता था। आपको शायद रिमाइंड हो गया होगा, मैंने पहले, अरे सही से नहीं लिखा गया, तो आपको रिमाइंड हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो पहले नगर जो थे हमें मिले हैं 2 पार्ट्स में, लेकिन धोलावीरा की इम्पोर्टेंस किस लिए है? धोलावीरा एक तो बड़ी साइट है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको 3 पार्ट मिले। पहला पार्ट वही दुर्ग सिटाडेल, दूसरा पार्ट मध्यम नगर, और तीसरा पार्ट निचला नगर। एक्चुअली एक्सकेवेशन के दौरान ये देखा गया कि यहाँ पर 8 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, कितने टेरेसेस में बटा हुआ है? 8। मतलब अलग अलग सोपानों में यहाँ पर बसावट को देखा गया। इसके पीक पर जाने से और डेक्लाइन होने तक ये टोटल 8 टेरेसेस में बटा हुआ है। इज इट क्लियर? अब मैं बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा, उससे मतलब नहीं कि मैं कितना जानता हूँ, मतलब उससे है कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक कि आप प्रॉपर मैनर में नहीं लिख पाएंगे। ये तो सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। और जो बातें छूट गई वो बता देता हूँ इसके बारे में। यह स्थल कच्छ के रण यानी गुजरात में, आप जानते हैं कच्छ का रण कहाँ पर है, उसमें भचाऊ ताल्लुक में खदिर बेत के किनारे स्थित है। और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ है वो 1967-68 अप्रॉक्स जेपी जोशी के द्वारा किया गया, और व्यापक रूप से रविंद्र सिंह बेस्ट यानी RS बेस्ट ने इसको एक्सकेवेट किया। और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है, इसको और डिटेलिंग कर दिया इन्होंने। नगर 3 भागों में बटा हुआ है और उनकी अलग अलग किलाबंदी की गई है। और ये जो किलाबंदी है, यानी जो बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री इस तरह से बनी है कि जिससे कि सभी का सेफ गार्ड बना रहे, यानी कोई ऐसे ही एंटर ना कर सके। और एंट्री के लिए जो द्वार हैं वो प्रवेश द्वार, बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, यानी जिससे आप एक जो साइट है उसकी सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि ऐसे ही कोई एंट्री ना कर सके। अगर कोई आता है तो वो मेन गेट से आए, प्रवेश द्वार से आए, जहाँ पर हम सुरक्षा के प्रबंध कर सकते हैं। एक बड़ा सा तालाब मिला है यहाँ पर। अब ये तालाब जो है, इसके डायमेंशन है 12.80 मीटर लंबा है ये, और जिसमें वर्षा का पानी भरने के लिए एक पैसेज बनाया गया है 27 बाई 70 मीटर का। ठीक है, ये डायमेंशन देख लीजिए, अगर बाय द वे आ जाए तो। वैसे ऐसा कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए 8 स्तरों में बटा हुआ है। ठीक है, 8 टेरेसेस हैं इस पर। और यहाँ से मिलने वाली चीज़ों में क्या है, एक तो हमें पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले, यानी जो पॉलिश्ड स्टोन ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी संख्या में मिले। मतलब ये स्तंभों के रूप में शायद इस्तेमाल करते हैं, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया गया तो वहाँ पर स्तंभों के रूप में इनका निर्माण किया गया। और पॉलिश्ड हैं, इसका मतलब ये कि वो पॉलिशिंग बहुत बेहतर तरीके से जानते थे। ठीक है, घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले। अब जब तक कोई देखेगा नहीं किसी चीज़ को तो इमेजिनेशन किसी किसी का स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जब तक जनरली हम कोई चीज़ देखते नहीं हैं तो हम उसकी फिगर को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो घोड़े की कलाकृतियों से ये पता लगता है कि वो घोड़े से परिचय रखते थे। और सैंधव लिपि, यानी जो इंडस आपका स्क्रिप्चर है, वहाँ पर हमें 10 बड़े अक्षर मिले हैं जो वैश्विक पहचान रखते हैं, यानी वर्ल्ड नॉन। आप जानते हैं सुमेरियन कल्चर था उस वक्त, और चीनी सभ्यता आ चुकी थी, और आपका मिस्र सभ्यता थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट लेक्चर में जब शुरू किया था। तो ये आपके जो हम देख रहे हैं स्क्रिप्ट इनका, इसमें ऐसे 10 लेटर्स मिले, 10 अल्फ़ाबेट्स मिले हमें, जिससे ये पता लगता है कि उनकी जो मेल जोल था वो बाकी की संस्कृतियों के साथ भी रहा होगा। और ये बड़े अक्षर किसी लकड़ी के फ्रेम में मिले थे, या ऐसा माना जाता है कि ये मिले हैं। ठीक है, यहाँ की जो मेन बातें हैं वो क्या है, एक भवन निर्माण में वो बहुत बेहतर थे, यानी कि स्थापत्य कला, यानी राजगीर वाला काम, जो राजमिस्त्री वाला काम होता है वो उन्हें अच्छे से आता था। और जल निकास की व्यवस्था है, वही ड्रेनेज सिस्टम, और कलाकृतियाँ बनाने में वो निपुण थे। जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, नगर नियोजन में बता चुका हूँ। नगर नियोजन के बारे में एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, इस तरह का क्वेश्चन था कि भाई ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो शायद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही था और बाकी प्लेसेस पर नहीं था। कुछ इस तरह से एक स्टेटमेंट, जैसे 2-3 स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक आइडिया नहीं रहता कि यार ये वाला स्टेटमेंट था या नहीं था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम तब तक हिट नहीं कर पाते जब तक कि हमें क्लैरिटी ऑफ फैक्ट ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्लेस पर नहीं, बाकी प्लेसेस पर भी ट्रेनिंग सिस्टम मिला है, और बहुत अच्छी व्यवस्था इस सिविलाइजेशन में रही है। हम आगे चलते हैं। ये एक आप देख सकते हैं धोलावीरा का एक प्लेस है। एक्चुअली ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, मैं बता चुका हूँ आपको। अब बात ये आती है मध्यम नगर आ कहाँ से गया। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर 8 जो पार्ट्स में विकास हुआ है इस सभ्यता का, इस स्थल का, तो उसमें क्या हुआ कि कोई प्लेस जो है जो वो पुराना पड़ गया या टूट गया, जैसे वेदरिंग होती है, यानी कोई चीज़ें क्षय होने लगती हैं, तो टूटने से या उसके ख़राब होने से क्या किया इन्होंने, एक और नया कंस्ट्रक्शन डेवलप कर लिया। और नई कंस्ट्रक्शन डेवलप होने पर इन्होंने क्या किया, जो पुराना था उसको भी मरम्मत कर लिया था। तो ऐसे करके 3 पार्ट्स डेवलप हो गए। अब बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबा हो जाता है वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है लोथल की। लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल एक इम्पॉर्टेंट साइट है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है गोदी। गोदी अब जानते हैं, गोदी बड़ा, यानी कि
जो पोर्ट होता है, पत्तन होता है। तो यहाँ पर जो पोर्ट है, जिससे ये माना जाता है कि बाकी सभ्यताओं के साथ इनका जो व्यापार था, ट्रेड, ये लोग ट्रेड करते थे, और ट्रेड जो करते थे वो नाव के द्वारा करते थे। और उसके लिए जो गोदीबाड़ा है, वो नगर, आपका जो लोथल है वो नगर है, जिससे कि ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, अभी हम इसके जो पॉइंट्स मैंने स्लाइड में बनाए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, और यहाँ से संभावना ये है कि व्यापार होता था विदेश के साथ। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात का, जो गुजरात प्रांत है भारत का, वहाँ पर अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है या उसके किनारे पर है। ठीक है, लोथल में जो फोर्ट है, यानी गढ़ी या गढ़ और नगर, ये दो पार्ट्स हैं जो क्या है, पूरी तरह से फोर्टिफिकेशन रहा होगा, चार दीवारी से इसको सुरक्षा प्रदान की गई थी। बट ओबियस है, आप ये समझिए कि जैसे कि हमारा कोई वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में हम लोग क्या करते हैं, अब जो पोर्ट है वहाँ पर हम सामान रखेंगे, सामान कीमती है, व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ का, तो उसकी सुरक्षा तो बनती है ना। तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, आपको सुरक्षा के लिए फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसमें वहाँ पर उन्हें चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे, और कुछ स्टाफ भी लगाना पड़ेगा कि जो उसकी सुरक्षा करे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब इसका जो उत्खनन हुआ, एक्सकेवेशन जो हुआ है, वो एस एल राव द्वारा किया गया 1957 में। यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट बात है ये भी, फारस की सील मिली है, सील या मुद्रा। ठीक है, मिली है, और इससे क्या पता लगता है, यानी फारस ईरान के साथ, फारस या ईरान जो है एक ही बात है, और इनके साथ हमारा व्यापार होता था। तो ये क्लैरिटी होती है। एक बड़ा सा तालाब मिला है, और बड़े तालाब से क्या मतलब है, बड़े तालाब से ये मतलब है कि यहाँ पर शायद नाव के अंदर वो लोग क्या करते होंगे, सामान को लादते होंगे, और सामान को लादने के बाद उसको भेज दिया जाता होगा कि भाई इसको आप मेसोपोटामिया भेज रहे हैं, या आप वट एवर द प्लेस जहाँ पर भी वो लोग भेजते होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के लिए पॉइंट हैं, यानी धान और बाजरे के साक्ष्य मिले। धान आप समझ रहे होंगे ना, चावल, और बाजरा सबको वेल नोन है, मिले हैं साक्ष्य। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से 3 युगल समाधि मिली है। ठीक है, ये पॉइंट, कुछ भी पॉइंट आ सकता है, आयोग की मर्जी है, वो कुछ भी आपसे 2 या 3 या 4 पॉइंट्स को मिला करके वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये चीज़ थी, आपके सामने आता है तो आप अपना कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन में क्या होता है कि सारा फैक्ट आपके सामने पड़ा होता है, बस आपको कूल माइंड से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, यहाँ से कीमती पत्थर मिले हैं, शंख मिला है, और धातु के हमें बनी हुई वस्तुएं मिली हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वो तालाब है जो आप देख रहे हैं, ये तालाब आप देख सकते हैं, जब इसमें पानी भरा रहेगा तो यहाँ पर किसी चीज़ को आपने देखा हो, अगर गोदी कभी देखी हो तो उसमें होता है कि एक जगह शैलो वाटर होता है, वहाँ से फिर नाव को अंदर समुद्र में उतारा जाता है, बड़ी हो या छोटी हो व्हाटएवर, तो ये तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दायमाबाद की। दायमाबाद एक्चुअली सबसे दक्षिणी पुरास्थल है, और ये स्थल जो है हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, मैं बता चुका हूँ, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, या उपनदी कहते हैं। सहायक नदी है जिसका नाम प्रवरा है, और उस प्रवरा के तट पर ये स्थित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये बीपी बोपा अर्दिकर ने इसको खोजा था, और इसका जो एक्सकेवेशन है वो 1958 में एमएन देशपांडे के निर्देशन में हुआ। आफ्टर वॉर 1974 में एसआर राव साहब ने किया, और लास्टली ऐसे साली जो थे उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में, यानी 1975-76 एंड लेटर ऑन
इन 1978 एंड 79 उसको फिनिश किया, और बाद में भी एक्सकेवेशन तो चलते रहते, लेकिन ये मेन है जो हमारे सामने हैं, जो आपको आपके महत्व के हैं। यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है? रथ चलाते हुए मानव मिला है, गैंडे की आकृति मिली है, ठीक है, ये बस याद रखना, या एक दो बार आप स्लाइड देखेंगे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मृदभांड मिले हैं, मोहर मिले हैं, लिपि मिली है, प्याले मिले हैं और तश्तरी मिली है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को एक या दो बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप उसको रिवाइज करें और लिख कर देखें, जिससे कि आपको क्लैरिटी ऑफ फैक्ट हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो, इसका लास्ट वीडियो होने वाला है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन उसमें हम इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड धर्म और वट एवर, यू नो, दोज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी अच्छा जाने वाला है वो सेशन भी। और आई बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।